हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का, आज पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि वो भी जो है ना इस वीडियो का क्या उठा सके दोस्तों, लाभ उठा सके। ठीक है, और इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो तो काफ़ी खास होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अर्थ आप समझिए दोस्तों कि किस प्रकार जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, हाँ, किस प्रकार जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या हुआ था दोस्तों, उदय हुआ था। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, यूरोप तो आप जानते हैं ना, यूरोप एक महादेश है। ठीक है, और राष्ट्रवाद हम लोग को पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्तों, राष्ट्रवाद है। तो पर पहले हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें जो है लोग अपने देश के प्रति लगाव रखता है। ठीक है, भावना रखता है या अपने देश के प्रति उसको प्रेम है। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति को अपना देश के प्रति प्रेम होता है दोस्तों, भावना होता है, लगाव रहता है या चिंतन करता है अपने देश के प्रति या सोचता रहता है अपने देश के बारे में, तो उस व्यक्ति को, वैसा ही व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी अगर आप जो है, जो वीडियो हमारे देख रहे हैं अभी, ठीक है, आपको क्या अपने देश के प्रति प्यार नहीं है? बिल्कुल होगा प्यार। ठीक है, तो आप अपने देश के लिए राष्ट्रवाद कहलाओगे। क्या कहलाओगे? राष्ट्रवाद कहलाओगे। जिस व्यक्ति को अपना देश के बारे में प्यार है दोस्तों, देश के लिए प्यार है, भावना है, तो वो व्यक्ति होता है राष्ट्रवाद। क्लियर हुआ? अब हम लोग थोड़ा सा किताबी कीड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हम लोग को लिखना कैसे है उसको भी हम लोग समझते हैं। हमारा जो राष्ट्रवाद का जो आंसर होगा दोस्तों, क्या कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की क्या बनती है, वाहक बनती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं तरह तरह की चीज़ें। हम लोग पहले जानते हैं भौगोलिक क्या है दोस्तों। ठीक है, क्या जानते हैं दोस्तों, भौगोलिक क्या होता है। तो भौगोलिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक किसको कहेंगे। देखो, भौगोलिक कहा जाता है स्थान। ठीक है, स्थान के आधार पर जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने देश को प्यार करता है। यानी देखिए, हमारे भारत में टोटल 28 राज्य। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको एक राज्य से मान के चलिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले जितने लोग हैं, ठीक है, वो अपना देश से प्यार करेंगे, इंडिया से प्यार करेंगे। ठीक है, और झारखंड वाले जो प्रदेश है दोस्तों, वो इंडिया से प्यार नहीं करेंगे। तो क्या हमारा राष्ट्रवाद कायम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इस राष्ट्रवाद के लिए ना हम लोगों के पास एकता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? एकता। अगर सभी राज्य के लोग जो है, ठीक है, 2800 राज्य जो है उससे मिलकर के भारत का निर्माण हुआ है, तो वो सभी राज्य के लोग जब तक अपने देश के प्रति लगाव नहीं रखेंगे, भावना नहीं रखेंगे, या सबको अपना देश से प्यार नहीं होगा ना दोस्तों, तो वहाँ पर जो है ना राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो पाएगा, यानी वहाँ पर राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए होता है ना कि राष्ट्रवाद उसे ही कहते हैं जिसमें क्या हो, लगाव हो, भावना हो, और वो सबका बराबर जो है ना हिस्सा होता है। ठीक है, बराबर हिस्सा होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, भौगोलिक तो आप समझ गए, जहाँ जहाँ से लोग जौन से क्षेत्र से आते हैं, सभी लोग अपना देश के प्रति क्या है, भावना रखते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीति रिवाज। हर एक रीति रिवाज जो है ना सबके लिए बराबर है। ठीक है, सबके लिए बराबर। इंडिया का रीति रिवाज है ना, इंडिया में ही तो ऐसा एक इंडिया देश है जहाँ पर संस्कार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको संस्कार देखने को मिलते हैं, तरह तरह की चीज़ में संस्कृति घुसी हुई है। ठीक है, तो वही है, सभी लोग करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रवाद होता है। एक करता है तो अगला करने लगता है। ठीक है, सामाजिक के आधार पर, यानी आप समझ गए ना, भौगोलिक यानी स्थान के आधार पर हो गया। सांस्कृतिक का मतलब होता है रीति रिवाज के आधार पर, और सामाजिक का मतलब होता है कौन सा दोस्तों, समाज के आधार पर। ठीक है, सामाजिक अर्थ क्या होगा, समाज के आधार पर। ठीक है, समाज के आधार पर भी राष्ट्रवाद होते हैं। ठीक है, समाज के आधार पर भी क्या होंगे दोस्तों, राष्ट्रवाद होंगे। और जब ये सबन हो जाएगा ना, ठीक है, जब ये सबन हो जाएगा तब होता है हम लोगों में एकता। क्या होता है? एकता होता है। तो जब ये सबन पूरा का पूरा जो है भावनाएं अगर किसी मनुष्य में होता है, या जितना भी लोग हैं, जितना भी पीपल है, सबके पास होगा ये सब तीनों चीज़, ठीक है, तब हम लोग
में क्या होता है, बराबर एकता बनेगा। और हम लोग के जो देश में कोई भी जो है ना विषमताएं अगर होगी ना, तो हम लोग एक साथ मिलजुल करके उस विषमताओं का सामना करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज डैट आप सोच लीजिए, अगर कोई देश आप पर आक्रमण कर दे, ठीक है, और आपको अगर आपके देश पर कोई आक्रमण कर दे, तो आप सोच रहे हैं कि यार चलो हमारे घर में तो आक्रमण नहीं ना हुआ, हमारे देश में हुआ, हमको देश से क्या लेना देना, तो क्या वहाँ पे राष्ट्रवाद आप नहीं कहलाओगे। यानी राष्ट्रवाद उसी को बोलेंगे जब अगर आपके देश में कोई भी विपदा आ जाए दोस्तों, तो आप सभी लोग जो है ना एक साथ मिलजुल करके अच्छे ढंग से, प्रेम से, भावना से अगर उस पूरे जो है ना उस पूरे विषमताओं को फेस करेंगे ना, तो वो राष्ट्रवाद कहलाएगा। हमको लगता है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। यानी आपका एक पॉइंट क्या है कि देश के प्रति देश के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। अगर देश के प्रति अगर आपको प्रेम है, ठीक है, तुम सीधी सीधी बात जानिए कि अगर देश के प्रति आपको प्रेम है तो आप राष्ट्रवाद होंगे। अन्यथा अगर देश के प्रति आपको लगाव नहीं है, भावना नहीं है, तो आप राष्ट्रवाद कहलाने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे दोस्तों कॉपी में। ठीक है, समझते भी चलेंगे दोस्तों, लिखते भी चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन है कौन है, मेजनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजनी के बारे में। ठीक है, मेजनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग जानते हैं मेजनी जो थे वो कौन थे। ठीक है, मेजनी एक बहुत विद्वान था दोस्तों, बहुत विद्वान। समझिए आप, मेजनी जो है ना, मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग क्या था, सेनापति था। समझिए, साहित्यकार, पहले हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं, साहित्यकार किसको बोलते हैं। ठीक है, साहित्यकार जो है ना किसको बोलते हैं, पहला पॉइंट हम लोग का है साहित्यकार। साहित्यकार उसको बोलते हैं दोस्तों जो साहित्य लिखता है। ठीक है, जो साहित्य क्या करेगा, लिखेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साहित्यकार बोलते हैं। साहित्य लिखना मतलब, साहित्य किसको बोलते हैं, सबसे फर्स्ट फर्स्ट बात जानिए कि साहित्यकार तो आप समझ गए ना कि जो साहित्य लिखता है उसको साहित्यकार बोलते हैं। लेकिन साहित्य किसको बोलते हैं, ठीक है, साहित्य किसको बोलते हैं, तो साहित्य जो है ना हमारे जो पाठ्य पुस्तक, जो हम लोग दिनचर्या में उस पुस्तक को पढ़ते हैं, ठीक है, विद्यालय जाते हैं ना, तरह तरह के पुस्तक को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रिमेंबर करते हैं। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या क्या मिलता है, गद्य मिलता है, पद मिलने के लिए पग मिलता है, कहानी होता है, कविता होता है, तरह तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक में, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में कहानी भी है, कविता भी है, निबंध भी है, रेखाचित्र भी है, फिर चित्रकला भी है, तरह तरह की चीज़ों के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को साहित्य बोलते हैं। यानी पुस्तक में मिलता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, साहित्य। ठीक है, क्या बोला जाता है, साहित्य। और जो साहित्य को लिखता है उसी को बोलते हैं साहित्यकार। तो मेजनी एक क्या था, साहित्यकार था, विद्वान था। मेजनी क्या था, साहित्यकार, विद्वान था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं गणतांत्रिक। क्या समझते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट एकदम हल्के हल्के, अगला पॉइंट क्या करेंगे, बढ़िया से समझते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, गणतांत्रिक जो है ना दो वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, गणतांत्रिक जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला तो आप जानिए गणतांत्रिक, गणतंत्र प्लस सॉरी, गणतंत्र प्लस तंत्र। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, गणतंत्र, गणतांत्रिक बना है, गणतंत्र प्लस तंत्र से बना है। ठीक है, यानी आप समझिए कि गणतांत्रिक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, यानी गण प्लस तंत्र से बना है गणतंत्र। पहले हम लोग गणतांत्रिक से पहले गणतंत्र जानते हैं, क्योंकि हम शायद उल्टा बोल दिए होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से मैनेज कर लेंगे। गणतंत्र का मतलब जानते हैं, गण प्लस क्या होता है दोस्तों, तन, तंत्र। गण का अर्थ होता है लोग, क्या होता है, गण का अर्थ लोग होता है, और तंत्र का अर्थ होता है विधि व्यवस्था। ठीक है, गण का अर्थ लोग होगा, तंत्र का अर्थ विधि व्यवस्था होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वैसा विधि व्यवस्था जो लोगों का होता है। ठीक है, ठीक है, वैसा विधि व्यवस्था जो लोगों का हो, जहाँ लोग क्या करते हैं, राज करते हैं। वहाँ पे सरकार राज नहीं करेगी, वहाँ पे कौन राज करेगी, लोग, हमारे जैसे लोग जो है ना राज करते हैं। तो उसी को बोलते हैं गणतांत्रिक। ठीक है, जब हम लोग राज करते हैं ना, एकदम बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा जो है हाथ, पूरा का पूरा जो हाथ है वो किसके पास होता है, एकदम जनता के पास। ठीक है, जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है। ठीक है, गणतांत्रिक, गण को समझिए वैसा विधि व्यवस्था जिसमें लोगों के पास लोगों के पास आज़ादी हो। ठीक है, वैसा विधि व्यवस्था जो लोगों का हो, जिसमें लोग क्या करते हैं, राज करते हैं, वहाँ का राजा लोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो वो चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है ना गणतांत्रिक,
कि गणतांत्रिक का अर्थ क्या हुआ। गणतंत्र तो आप समझ गए, गणतांत्रिक का अर्थ होता है जो लोगों के भलाई के बारे में सोचता हो उसी को बोलते हैं गणतांत्रिक। तो मेजनी जो ऐसा व्यक्ति है दोस्तों, ये लोगों की भलाई के बारे में सोचता था, विद्वान तो था ही, साहित्यकार था ही, गणतांत्रिक था, ठीक है, गणतांत्रिक, और ये लोगों के बारे में सोचता था, उसके विचार का ये समर्थक था। समर्थक का मतलब होता है दोस्तों सपोर्टर, ठीक है, लोगों के भलाई के बारे में हमेशा क्या करता था, सोचता था, और लोगों को हमेशा ये सपोर्ट करता था। कौन करता था, तो मेजनी करता था, ठीक है। और ये जो था मेजनी योग्य क्या था, सेनापति था। अब सेनापति समझिए दोस्तों, सेनापति किसको बोलते हैं, ठीक है। सेनापति आप नाम सुने भी होंगे लेकिन पता नहीं होगा शायद आप लोग को। सेनापति बोलते हैं, ठीक है, इसमें ही आप लोग को परिभाषा है सेनापति। सेना का अर्थ क्या हो गया, ठीक है, सैनिकों के समूह को हम लोग सेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैनिकों के समूह को हम लोग सेना बोलते हैं। अब पति बोला जाता है मालिक को। क्या बोला जाता है, पति किसको बोला जाता है दोस्तों, मालिक को। यानी क्या हुआ इसमें कि हाँ ठीक है, बिल्कुल चल रहा है वीडियो, ठीक है। सेनापति बोलते हैं सैनिकों के समूह का जो मालिक होता है ना, उसको बोलते हैं सेनापति। सेनापति के अधीन में जितना भी प्रजा की सैनिक होती है वो सभी के सभी उनके अंदर में काम करती है। किनके अंदर में, सेनापति। तो सेनापति आप समझ गए ना, सेना के जो समूह होता है उसका जो बिल्कुल मालिक होता है, उसका जो लीडर होता है, ठीक है, वो कहलाता है सेनापति। तो ये मेजनी जो था साहित्यकार भी था, गणतांत्रिक भी था, विचारों का समर्थक यानी सभी को सपोर्ट भी करता था, और इसके साथ साथ ये योग मतलब लायक होता है, ठीक है। योग का अर्थ क्या होगा दोस्तों, लायक, योग का अर्थ लायक होगा। ये योग सेनापति भी था, ठीक है। मेजनी कार्बोनरी जो था ना, मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था, ठीक है, एक गुप्त दल है, ठीक है। गुप्त दल जो है, मेजनी जो है कार्बोनरी का एक गुप्त दल क्या था, सदस्य था। कौन था, मेजनी, ठीक है। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक की क्या की थी, स्थापना की थी। याद रखेंगे, मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की क्या किए थे, स्थापना। पूछेगा आप लोगों से ऑब्जेक्टिव, इसी में आपसे पूछेगा, पहला पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि बताइए कि मेजनी जो था उनका संबंध वो कौन सा, मतलब वो कौन से दल के सदस्य थे। तो आपको याद करना पड़ेगा कार्बोनरी। क्या याद करना पड़ेगा दोस्तों, कार्बोनरी जो था, कार्बोनरी ये वाला पॉइंट, वो आपका कार्बोनरी के वो सदस्य थे। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ। तो यंग इटली का स्थापना जो है 1831 ईस्वी में। किसने किया, मेजनी ने। किसने किया, मेजनी ने। फिर उसके बाद यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ, तो 1834 में। किसने किया, तो मेजनी ने, ठीक है। तो आप लोग को मेजनी वाला तो पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आप लोग इसको कवर करके चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें है क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी एकीकरण का मतलब हम लोग समझते हैं दोस्तों। हर एक पॉइंट को बढ़िया से हम लोग समझ के चलेंगे कि हम लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, पहले हम लोग एकीकरण को सीखते हैं। एकीकरण का अर्थ होता है दोस्तों एक करना, ठीक है। एकीकरण का अर्थ क्या होगा, एक करना, उसको हम लोग बोलते हैं एकीकरण। अब यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण का अर्थ क्या हुआ, जर्मनी जो था ना बहुत से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, यानी बटा हुआ था। तो वही जर्मनी को जो है ना हर एक छोटे बड़े राज्य में वो बटा हुआ था, तो वही छोटे बड़े राज्य को एक करने का काम जो है ना एकीकरण होता है, ठीक है। एक करने का काम किया गया, जिसको हम लोग नाम दिया गया, नाम देते हैं एकीकरण। तो जर्मनी जो था हर एक छोटे बड़े राज्यों से बटा हुआ था, उसी का छोटे बड़े राज्य को एक करना ही एकीकरण कहलाया, ठीक है। अब जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, ठीक है। अब इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि जर्मनी लगभग कितना 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। पूछेगा कि जर्मनी जो है कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, तो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। यानी 300 छोटे बड़े राज्य जो थे ना दोस्तों, जर्मनी से बिल्कुल अलग थे, ठीक है। जर्मनी का सपोर्टर, यानी अब जितना भी छोटे बड़े राज्य, अब बताइए यहाँ पर ही भारत है, भारत में 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है, ठीक है, नॉर्मली। अब 28 राज्य को अपने आप से सिर्फ मतलब है, ठीक है। अब 28 राज्य का अगर विकास होगा तो क्या हम नहीं कह सकते हैं भारत का विकास होगा,
क्लियर। हाँ, अगर 28 राज्य का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। अगर हम लोगों की आमदनी में अगर वृद्धि आएगी तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की आमदनी में वृद्धि आई। नहीं, आप सब सीखे थे ना, पर कैपिटा इनकम, एक पर कैपिटा इनकम और एक नेशनल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा होगा तो नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो हमारा देश की आय भी ज़्यादा होगी। जिस प्रकार से हम लोगों की आमदनी बढ़ेगा उसी प्रकार से देश की आमदनी भी बढ़ेगी। देश की जिसमें कितना रुपया है वो भी पता चलेगा, क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं ना, उससे पता चल जाता है जनगणना सर्वे के साथ। ठीक है, अब हम लोग को याद रखना है कि जर्मनी कैसो छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। अब देखिए, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का भाव था, बिल्कुल होगा ही। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रवाद होता तो क्या जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त होता? सोचने वाली बात है, समझिए एकदम, कि राष्ट्रवाद अगर जर्मनी में होता तो 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त नहीं होता। कौन? जर्मनी। अगर सब लोग जर्मनी का राष्ट्रवाद, जितना भी लोग हैं जर्मनी में, सब लोग के प्रति राष्ट्रवाद होगा, सबको प्रति अपना जर्मनी से जो है ना लगाव होगा, प्रेम होगा, तो क्यों 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त होता है जर्मनी? ठीक है, तो इसमें जो है बाधाएं, ठीक है, कमियां, बाधाएं यानी कमियां क्या क्या थी? ठीक है, तो पहला तो कमी क्या समझ गए, जर्मनी कितना लगभग छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, 300 में। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था। ठीक है, अब यहाँ समझिए तीसरा पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, कहता है शक्तिशाली राजप्रसा द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना। यानी जर्मनी का एक राज है, कौन दोस्तों? प्रसा। एकदम इसको समझिए, जर्मनी का एक देश, एक राज्य है, कौन? प्रसा। और प्रसा ही सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। ठीक है, और वो कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का क्या हो, यानी वो कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का जितना छोटा बड़ा राज्य हो आकर के मिले उसके साथ। ठीक है, यानी इसमें पूरा का पूरा बाधा कौन था? प्रसा था। प्रसा ही नहीं चाहता था कि जर्मनी में छोटे बड़े राज्य आपस में आकर के मिल ले और जर्मनी में भी राष्ट्रवाद का विकास हो जाए, कभी नहीं। तो प्रसा ही सबसे बड़ा बाधा था। ठीक है, जो शक्तिशाली राज्य प्रसा जो था अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखता था, यानी जितना 300 छोटे बड़े राज्य जो विभक्त था ना, उस पर प्रभाव कौन बनाया रखा? प्रसा। ठीक है, और प्रसा के कारण ही सभी छोटे बड़े राज्य क्या थे? अलग अलग थे। ठीक है, इसलिए जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ, और जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं यही थी। बाद में आपको कहानी और बताएंगे तो उसमें भी जर्मनी का एकीकरण होगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना, पहला पॉइंट, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना का भाव था। तीसरा पॉइंट, शक्तिशाली राज्य प्रसा द्वारा अन्य राज्यों पर ही प्रभाव बनाए रखना, यानी शक्तिशाली राज्य जो था प्रसा था, उस सभी राज्यों पर अपना प्रभाव, अपना दबदबा बना करके रखा था। उसी कारण जर्मनी में जितना भी राज्य था 300 छोटे बड़े राज्य विभक्त थे, और इसी कारण जर्मनी में भी राष्ट्रवाद भावना का क्या था? अभाव था, यानी लोग अपना देश के प्रति अपना प्रेम को नहीं जता पा रहे थे। ठीक है, यानी ये इसके बीच में कौन आके घुसा हुआ है? कुंडली मार के कौन बैठा हुआ है? प्रासा। समझे? अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर, कहता है मेटरनिक युग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? ठीक है, मेटरनिक युग क्या है हम लोग का क्वेश्चन, मेटरनिक युग। तो इसमें क्या कहता है, जो मेटरनिक जो था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बड़ी खतरनाक ही था। ठीक है ना, मेटरनिक, मेटरनिक कहानी सुनिएगा तो रवाई छूट जाएगा। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। और युग का मतलब समझिए दोस्तों कि मेटरनिक का जो युग चला वो कब से कब तक चला। ठीक है, तो वही आपको युग में बस लिखना, नॉर्मली याद कर लेंगे आप लोग। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। यानी मेटरनिक युग पूछेगा तो किसको कहेंगे? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। चांसलर का मतलब शायद राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और युग का मतलब है कि मेटरनिक का जो शासन चला वो कब से कहाँ, मतलब कब से कब तक चला, तो याद रखेंगे 1815 से 1848 के बीच। और यही दोनों 1815 और 1848 के बीच जो था ना दोस्तों, ये जो युग चला था, इसी को हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। कोई भी आपसे नॉर्मली पूछेगा मेटरनिख युग क्या है तो आप क्या बोलेंगे कि मेटरनिख युग 1815 से 1848 के बीच रहा, जिसमें मेटरनिख ने शासन किया। 1848 में मेटरनिख का शासनकाल खत्म, इसके साथ साथ मेटरनिख युग भी समाप्त हो गया। क्लियर। अगला हम लोग का पॉइंट है जिसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट हम लोग का देखिए, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, बारीकी से समझिए, मज़ा आएगा। ठीक है, हिस्ट्री। अब अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट हम लोग का कि 5वां नंबर 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बहुत बढ़िया है कि 1848 में फ्रांस में क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फ्रांस में क्रांति हुआ था कब? 1848 ईस्वी में, और इसका क्या क्या कारण थे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कारण पढ़ते हैं। कहता है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था 1840 ईस्वी में किसको बनाया गया? गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। याद रहेगा, यानी 1848 में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, यानी उसमें फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? क्यों? क्योंकि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण यह था कि 1840 ईस्वी में किसको बनाया गया? फ्रांस का प्रधानमंत्री बना कौन? गीजो। कौन बना दोस्तों? गीजो जो था प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, इसको हम लोग रेड से कर देते हैं कि हाईलाइट आप लोग को पता चले। गीजो याद रहेगा। पूछेगा कि 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति था उसमें 1840 ईस्वी में फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना? तो गीजो साहब जो थे फ्रांस का प्रधानमंत्री बने थे, और ये काफ़ी खतरनाक था। देखिए इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है। बहुत प्रधानमंत्री तो बन गए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, लोग बहुत सारे लोग जो है बुराइयां भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी अच्छाई भी करते हैं। ठीक है, तो क्या पांचों उंगली हम लोग का बराबर होता है दोस्तों? नहीं ना, उनका हमेशा जिस जगह पर अगर मिलाप है उस जगह छूट भी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से है। तो गीजो साहब जो 1840 ईस्वी में फ्रांस के प्रधानमंत्री बन गए। अब इनका काम है थोड़ा सा फ्रांस में क्रांति लाना, क्योंकि फ्रांस में बने हैं तो तरह तरह की क्रांतियाँ भी तो आएगी ना। आदमी खतरनाक थे जरा। अब देखिए कहता है इनके शासन काल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ, यानी इनके शासन काल में कोई सुधारात्मक कार्य यानी सुधार का कोई भी काम इनके शासन काल में गीजो साहब के शासन काल में नहीं हुआ। अब अगर बताइए, अगर प्रधानमंत्री बने और अपने देश में कभी कोई सुधारात्मक कार्य करेंगे ही नहीं, कोई सुधार का काम करेंगे ही नहीं, तो क्या लोग आपका अवहेलना नहीं करेंगे? करेंगे ना, लोग आपका अवहेलना करेंगे, और आपके कारण देश में बेरोजगारी भी हो जाएगी। ठीक है, आपके कारण क्या होगा? देश में बेरोजगारी भी हो जाएगी। तो सुधारात्मक कार्य तो ये नहीं किए हैं गीजो साहब, जिससे देश में बेरोजगारी जिसका डर था वो हो चुका, यानी देश में बेरोजगारी और भूखमरी क्या हो गई? बढ़ गई। अब बताओ, कभी सुधारात्मक कार्य नहीं किए तो देश में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब देखिए, जिसके कारण सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे, करेंगे ही। अब बताइए 1840 ईस्वी में आप फ्रांस के प्रधानमंत्री बने और आपको अच्छा काम करना चाहिए, आप आराम से कुर्सी डटा करके बैठे हैं, कोई भी काम ही नहीं किए हैं सुधारात्मक काम। ठीक है, कोई भी काम नहीं किए, कभी कोई सुधार का कोई काम ही नहीं हुआ फ्रांस में, तो लोगों प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपका अवहेलना करना, बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप काम नहीं किए, सुधारात्मक कोई सुधार का काम नहीं किए, तभी तो हमारे देश में फ्रांस में भूखमरी और क्या बढ़ गई? बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई, जिससे लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। तो लोग आवाज़ उठाएगा ही। ठीक है, आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, लोग प्रदर्शन करने लगे और क्या करने लगे? जुलूस भी निकालने लगे। जुलूस मतलब समझते हैं ना, आंदोलन। ठीक है, आंदोलन करने लगे, और यही जो था ना दोस्तों 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण था। समझ में आया आप लोग का कहानी क्या था? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, कोई भी पूछेगा बता देना कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति वह था जिसमें 1840 ईस्वी में हमारे आदरणीय, एकदम आदरणीय लगाइए इनके लिए, ठीक है, आदरणीय गीजो साहब आए थे। ठीक है, आदरणीय कौन आए? गीजो साहब आए थे, और हम लोग की अपेक्षाएं थी कि हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यहाँ सुधारात्मक काम करेंगे, लेकिन ये इन्होंने तो काफ़ी उल्टा कर दिया। यानी आए आए और फ्रांस में जो है कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया। कोई भी सुधारात्मक कार्य क्या हुआ दोस्तों? नहीं किया।
अब सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ तो हमारे फ्रांस में, हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई, और जिसके कारण लोगों ने आक्रोश में आकर, ठीक है दोस्तों, लोगों ने आक्रोश में आकर जो है ना प्रदर्शन करने लगे, जुलूस निकालने लगे, और यही कारण जो था हमारा 1848 ईस्वी की क्रांति बन गई। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग का अगला पॉइंट बढ़िया समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बढ़िया समझेगा कोई दिक्कत नहीं। ये जरूर देख लीजिएगा, रन भाई रुस्तम पांडे, काफ़ी खतरनाक नाम है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी मेहनत, बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, पीडीएफ वगैरह बना करके उसको समझाना है, ठीक है, अपलोड करना बहुत मेहनत है। आपको एक सब्सक्राइब, एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा एकदम। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि आपको मैं 2-2 दिन पर हमेशा क्या करूँगा, वीडियो डालता रहूँगा 10th क्लास से रिलेटेड, और भी तरह तरह के कंपटीशन का भी क्लास आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें पहले थोड़ा सा अभी हम लोग 10th क्लास को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शायद 1 से 1.5 महीना में हम कंपटीशन भी डालना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है, उसको इस अगला क्वेश्चन को पढ़ने के लिए लोगों में देखिए, हर एक लोगों में शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन मैं आज आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से लिखेंगे भी, कहाँ मिलेगा आपको पूरा का पूरा, नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कटा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप वहाँ जाओ, एक क्वेश्चन उधर ढूंढो, एक क्वेश्चन उधर ढूंढो, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से सजा सजा के लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो अगला 6 नंबर क्वेश्चन, तो बढ़िया से लोगों में शेयर करिए दोस्तों, कि हम लोग को भी क्या हो, हौसला बढ़े, और वीडियो बनाने में हम लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है, मज़ा आए बनावे में वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग का एक सपोर्ट से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का आते हैं कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर। अब आइए यहाँ पे 6 नंबर, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका की थी। काफ़ी जो है खतरनाक है ऑस्ट्रिया, ठीक है। इटली जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है फूट डालता है, वही वाला कहानी हो गया, पहले नहीं चलता था फूट डालो शासन करो, तोरे में है कौन, ऑस्ट्रिया, फूट डालता है शासन करता है, बहुत खतरनाक देश है ही। कहता है देखिए इसमें, इटली जर्मनी का एकीकरण, एकीकरण का मतलब आप समझ गए ना, एक करना, एकीकरण कहलाएगा, एक करना, एकीकरण, एकदम रट लीजिए उसको बढ़िया से। एकीकरण का मतलब एक करना, एकीकरण कहलाता है। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में, क्योंकि आपको बताया था ना, जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, उसी प्रकार से इटली भी विभक्त था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो थी ऑस्ट्रिया थी। अब देखिए इसका आंसर हम लोग कहता है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। इटली जर्मनी के एकीकरण में क्या था दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो था सबसे बड़ा बाधक का काम कौन किया, तो ऑस्ट्रिया किया। ये क्या किया, 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद, ठीक है, 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद, ठीक है, इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। अब बताइए, इटली जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा तो ये दोनों जो देश है आंदोलन तो करेगा ही, और यही आंदोलन को दबाने का काम कौन कर दिया, ऑस्ट्रिया, क्योंकि इसका एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी, नहीं तो एकीकरण इसका हो जाता। अगर ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा यहाँ नहीं बनती तो इटली जर्मनी का एकीकरण आराम से हो जाता। इटली जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन थी दोस्तों, ऑस्ट्रिया थी, और ऑस्ट्रिया थी, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इटली जो है ना, इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक था, आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया गया, आंदोलन को क्या किया, कर दिया, दबा दिया, जिससे इटली के एकीकरण कोची पड़ गया, धीमा पड़ गया। इस प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था, समझे। यानी इटली में एकीकरण नहीं था दोस्तों, इटली में एकीकरण नहीं था, तो इटली में एकीकरण नहीं हुआ था किसके कारण, ऑस्ट्रिया के कारण, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया के कारण इटली में एकीकरण नहीं हो पा रहा था, जिसमें इटली जो है आग बबूला होकर के इस पर कौची कर दिया, आंदोलन कर दिया, और ये भी आंदोलन को दबा दिया कौन, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया दबा दिया तो उसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, और यही पूरा का पूरा सेम टू सेम लक्षण किस पर पड़ा है, जर्मनी पर। जर्मनी का भी एकीकरण नहीं था, उसमें भी सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया था, याद रखेंगे, सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया, इटली के एकीकरण में भी, जर्मनी के एकीकरण में। और मैं आपको बताया हूँ जर्मनी में ऐसा कौन सा राज्य था जो 300 छोटे बड़े राज्यों को एकदम उस पर दबदबा बना करके रखता था, ठीक है, वो था प्रसा, कौन सा, प्रसा, ठीक है। अब उसके बाद ऑस्ट्रिया भी आएगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग।
अब आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, बढ़िया से देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, ठीक है, हम भी फैला देते हैं, लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ है। देखिए सबसे बढ़िया आदमी हमको यही लगता है, नेपोलियन बोनापार्ट सबसे अच्छा आदमी हमको ये लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ही एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रवाद को फैलाने का काम करता है, लोगों और लोगों के बीच एकता को बढ़ाने का काम करता है, हर एक लोगों में अपने देश के प्रति कुछ सोचने का काम करवाता है, ठीक है, कि अपने देश के प्रति सोचो रे, लगाव रखो, भावना रखो, प्रेम रखो, ठीक है, तब तुम कहलाओगे क्या, राष्ट्रवाद। तो सबसे बढ़िया आदमी यही है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को क्या किया, जीत गया, यानी जर्मनी की जितना भी प्रदेश था उसको जीतकर कौन से किसका निर्माण किया, राइन राज संघ का निर्माण किया। राइन राज संघ का अर्थ ये होगा दोस्तों, वैसा संघ है, ठीक है, वैसा राज्य है वहाँ पर, वैसा राज्य है जिसमें जितना सभी लोग जो है ना इकट्ठे होकर मौजूद होकर के राष्ट्रवाद करते हैं, यानी समझिए कि जितना भी लोग हैं वहाँ पर सभी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर दिया जाता है ना तो नेपोलियन बोनापार्ट को। क्लियर है ना, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम किया, बाकी सब तो राष्ट्रवाद को दबाने काम किया। ऑस्ट्रिया पूरा का पूरा जो है ना डुबाने का काम किया, न इटली का एकीकरण चाहता था, न अथी का एकीकरण चाहता था, जर्मनी का एकीकरण चाहता था कि हम ही इटली और जर्मनी पर कुंडली मार के खाली बैठल रहे, तो उससे काम चलेगा, तो लड़ाई तो होबे करेगा। तब देखिए तरह तरह के लोग आएंगे तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया को कूच देंगे धर के। अब देखिए इसमें क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जर्मनी के प्रदेशों को जीत करके राइन राजसंघ का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, ठीक है, और यहीं से जर्मनी में जो है राष्ट्रवाद का भावना बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। यानी आपको देखिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद हुआ था, राष्ट्रवाद को सब लोग अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगे थे, तो वो कौन सा राज्य से स्टार्ट किए थे, जर्मनी। यूरोप एक महादेश है दोस्तों, बहुत बड़ा महादेश है, ठीक है, और हम लोग तो एशिया महादेश से आते हैं, भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। यूरोप में भी शायद तुम लोग को अगर देखा जाए तो लगता है 39-40 देश है, ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकते हम अभी, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है ना इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया था कौन से देश से, जर्मनी से। कौन से, जर्मनी से। जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ाई थी कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत हमको अच्छा लगता है भाई। अब कहता है इसमें, कहता है कि सबसे पहले तो यही स्टार्ट हुआ, जैसे याद रखने के जर्मनी में राष्ट्रवाद को फैलाने का काम कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट, और सबसे पहले हुआ था कौन सा देश में, जर्मनी में। राष्ट्रवाद की भावना कौन सा देश में, जर्मनी। राष्ट्रवाद की भावना कौन सा देश में, जर्मनी में। और जर्मनी से धीरे 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 करके पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ गई, जिसमें पूरे यूरोप वासियों ने अपना देश के प्रति अपना देश के प्रति राष्ट्रवाद में क्या हो गए, विलीन हो गए, और सबको अपना देश से क्या हो गया, प्यार हो गया। तो सबसे पहला देश हमारा कौन हुआ, जर्मनी। और जर्मनी किनके कारण, तो उसके सभी प्रदेशों को जीतकर जब राइन राजसंघ का निर्माण किया ना नेपोलियन बोनापार्ट, तब से हर एक जो जर्मनी में लोग रहते थे अपना देश से प्यार करने लगे, अपना देश के प्रति भावना तरह तरह की चीज़ें रखने लगे, ठीक है। आगे हम लोग को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए, गैरीबाल्डी साहब आ चुके हैं, ठीक है, गैरीबाल्डी साहब को भी जरा मिल लेते हैं, क्या कहते हैं ये। गैरीबाल्डी के कार्यों की क्या करना है, चर्चा करना। ये भी बहुत अच्छा आदमी हमको लगता है, सब तो हमको अच्छे लगेगा, तो कितना पढ़ें, छोड़ो हटाओ। आगे देख लेते हैं, पढ़ना तो है ही ना है जी। अब कहता है देखिए, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था।
इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। इटली भी बहुत सारे राज्यों में विभक्त था, तो उसमें सबसे योगदान क्या था, गैरिबाल्डी। नहीं समझिए गैरिबाल्डी खाली है, गैरिबाल्डी भी था, मेजनी भी था। यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था ना मेजनी, तो मेजनी का भी योगदान है दोस्तों। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी योगदान है। और एक और आएगा पीछे, काउंट काबूर, नया वर्ड है काउंट काबूर, वो भी आएंगे, वो भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने भी दिया था। ठीक है, हम आगे चर्चा कर लेंगे। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से क्या थे दोस्तों, एक नाविक थे। नाविक का अर्थ समझते हैं, अरे नाविक नहीं समझते हैं, नाविक नाविक नाविक, नाव 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 नाव, जो नाव चलाता है, जो नाव चलाता है उसे नाविक कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं, बताइए बताइए नहीं रहे। अच्छा ओ अच्छा, हम नहीं नहीं बोल सकता ना। अच्छा देखिए देखिए, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ये पेशे से क्या थे दोस्तों, नाविक। नाविक मतलब नाव चलाने वाले लोग को नाविक बोलते हैं। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती का गठन किया, यानी युवक समझते हैं ना, जवान जवान आदमी को उठाया और एकदम सशक्त मतलब मजबूत सेना बनाया, और मजबूत सेना बनाया और उसमें उसका सेना का नाम क्या पड़ा, लाल कुर्ती। तो याद रखेंगे, लाल कुर्ती का गठन किसने किया, गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया। फिर इन सैनिकों को लेकर के क्या किया, इन्होंने सिसिली और नेपल्स को जीत गया, और वहाँ गणराज्य का क्या कर दिया दोस्तों, स्थापना कर दिया। ठीक है, गणराज्य का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। गणराज्य आप समझते हैं, गणराज्य किसको बोलते हैं, है आप लोगों को पता, नहीं पता, ऐसा राज। ठीक है, ऐसा राज जो लोगों का, जब ऐसा राज जो है ना, ऐसा राज जो लोगों का राज हो। ठीक है, यानी राज्य बोल रहे हैं हम, राज होगा। ठीक है, ऐसा राज जो है जो लोगों का राज हो, जिसमें एकदम लोग एकदम राज करें और जहाँ लोगों का बात सुना जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं गणराज। समझे, गण का मतलब नहीं पीछे पढ़ाए थे, गणतंत्र, गणतंत्र अभी तो पढ़ाए थे, गणतांत्रिक वाला मेजनीय में तो पढ़ाए, तो भूल ही हो जाते हैं आप लोग जी। गणराज का मतलब, गण मतलब लोग, जहाँ लोगों, राज्य मतलब जहाँ लोगों का राज हो, जहाँ लोगों की बात सुना जाए सिर्फ, को और किसी का बात नहीं, सिर्फ लोग, हम लोग ही सबसे बड़ा है, जनता जनार्दन, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जहाँ लोगों का बात सुना जाए, और जहाँ लोगों की बात सुना जाए, और जहाँ लोगों का राज हो, उसी को गणराज बोलते थे। ये क्या किए गैरिबाल्डी, ये जो थे पेशे से नाविक थे। उन्होंने युवकों की एक सशक्त मजबूत सेना बनाई, जवान जवान आदमी के लेकर के एक सेना बनाई, और उन्होंने लाल कुर्ती का क्या कर दिया, गठन। लाल कुर्ती का उन्होंने गठन किया, जो सेना है ना उनका लाल कुर्ती का नाम दिया गया। ठीक है, जो मतलब कमेटी का नाम पड़ता है ना, तो इसे लाल कुर्ती का गठन किया। अब फिर इन सैनिकों को लेकर के सिसिली नेपल्स को ये जीत गए। कौन जीत गए, मतलब सिसिली और नेपल्स को ये क्या किए, जीत गए। कौन, गैरिबाल्डी। और सिसिली और नेपल्स को जीत करके कोची का स्थापना कर दिया दोस्तों, गणराज। किसका स्थापना, गणराज। गणराज समझ गए ना, ऐसा राज जो लोगों का राज हो, जहाँ लोगों की बात सुना जाए। बाद में इन्होंने, देखो कितना बढ़िया आदमी, बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान देकर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। लेकिन थोड़ा सा गलत किया, सब संपत्ति हमको दे देता, हम कितना अमीर हो जाते, नहीं, काल राज के दे देता, राज तो अमीर है, ये है, हमको दे देता ना। ठीक है, हमको दे देता तो हम ज़्यादा अमीर हो जाते। तो ये थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम अवहेलना करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी नहीं, थोड़ा समझिए आप लोग। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्या किया दोस्तों, राष्ट्र को दे दिया। ठीक है, राष्ट्र को अपना दे दिया, और ये साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। ठीक है, ये गैरिबाल्डी का चित्रण था। अब हम गैरिबाल्डी समझ गए ना, गैरिबाल्डी का मतलब क्या क्या किया, उन्होंने जवान आदमी को पकड़ा, उससे एक सेना बनाई जिसका लाल कुर्ती का गठन दिया, और इस सेना को लेकर के उन्होंने सिसिली और नेपल्स को जीत दिया, और वहाँ पर गणराज्य का स्थापना कर दिया। फिर वो क्या किया लास्ट में, गैरिबाल्डी पूरे संपत्ति राष्ट्र में दान दे करके बिल्कुल साधारण किसान की भांति जीवन यापन करने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर। ओह माय गॉड, 9 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, 9 नंबर जो है, 9 नंबर पढ़ते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्या है दोस्तों, विलियम आय के बगैर। ठीक है, विलियम प्रथम है वो, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे। ठीक है, विलियम प्रथम नहीं रहता तो जर्मनी का एकीकरण कैसे होता, जर्मनी का एकीकरण, अगर विलियम प्रथम नहीं होता तो बिस्मार्क नहीं आता, बिस्मार्क नहीं आता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। क्योंकि विलियम प्रथम जो था, पता है आप लोग को, विलियम प्रथम जो था, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य देखिए क्या है,
यहाँ देखिए विलियम प्रथम, ठीक है, विलियम प्रथम, यहाँ पे विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से, यानी जर्मनी आपको बताया था ना 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, कौन, जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना क्या बनाया, चांसलर, ठीक है, बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त कर दिया। अब बिस्मार्क का भी बुद्धिजीवी को है तो बिस्मार्क सबसे दिमाग उसी को हम मानते हैं एकदम। उस क्या कर दिया था ना कि ये देश को मान के चलिए 2 देश है, ठीक है, अब 2 से 3 देश है, अब 2-3 देश के हराना है, तब कैसे हराया जब है, एक बार लड़ोगे तो तुम खुद ही पिसा जाओगे। बिस्मार्क का क्या था, इतना अच्छा बुद्धि लगाया कि 3 गो राज्य है उससे लड़ना है, एक राज्य को अपना दोस्त बनाया और वो दोस्त बना के दोनों मिलकर के अगला का पटक दिया, ठीक है, नहीं समझे। जैसे 3 राज्य से आपको लड़ना है तो आप पहले एगो से दोस्ती करिए, आप बोले आप हमको हमसे दोस्ती करो, दोस्ती किया, 2 गो मिल गए हम लोग, और एगो के वहाँ पर क्या किया, पटक दिए, समझे। तो एगो तो पराजित, एगो क्या हुआ, पराजित। अब फिर अगला, अब आपको नहीं, अब वो देखिए जैसे कि आप समझिए अगला को पटक दिए, और फिर उसके बाद क्या किया कि अगला को फिर जैसे कि फिर उसके बाद दोनों तो दोस्त बनिए गया, जैसे 3 गो राज्य था, एगो को दोस्त बनाया, अगला को पटक दिए, फिर अगला जो बचा हुआ उसको भी पटक देगा कि हम दोनों तो 2 गो हैं। अब फिर क्या हुआ कि जब दोनों पटका गया, अब तो बचे सिर्फ हम दोनों, तो हम दोनों मिलकर के इसको हम दोनों सिर्फ बचे, तो हम दोनों फिर लड़े, फिर हम इसको पटक दिए। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ। बिस्मार्क ने क्या किया, तरह तरह के जो युद्ध को था ना वो अपना कूटनीतिक तरीका से उन्होंने क्या किया, जीता था, ठीक है, कूटनीतिक तरीका से क्या किया था उन्होंने, क्या किया था, जीत सुनिश्चित किया था, ठीक है, सुनिश्चित किया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए विलियम आई ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किए, जैसे मैं आपको बताया था उसने क्या किया, अनेकों युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान क्या किया, योगदान दिया, कौन, बिस्मार्क साहब, ठीक है। अब देखिए यदि विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर अगर नहीं बनाते तो विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना क्या था, असंभव था। यानी इसमें दोनों को योगदान है, विलियम प्रथम और जर्मनी और बिस्मार्क। यानी अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को अगर चांसलर नहीं बनाते तो जर्मनी का एकीकरण भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है दीर्घ उत्तरीय, कौन सा, दीर्घ उत्तरीय हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब दीर्घ उत्तरीय क्या कहता है दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय जो है इटली के एकीकरण में, ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरीबाल्डी के योगदान को बताना है, ठीक है। इटली के एकीकरण में मेजनी हो गया, काबुल हो गया और गैरीबाल्डी के योगदान को क्या करना है दोस्तों, बताना है। कैसे बताएंगे समझिए, कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरीबाल्डी का योगदान क्या था दोस्तों, निम्नलिखित था। अब क्या क्या था, तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम आराम से जानते हैं कि मेजनी का योगदान क्या था, काबुल का था, फिर उसके बाद गैरीबाल्डी का क्या था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें आगे, देखिए पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट जो है हम लोग का, इसमें कौन सा पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट हम लोग का है मेजनी का योगदान। कहता है मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली का क्या करना था, एकीकरण करना था, क्योंकि हम आपको बताया था ना कि सबसे बड़ी बाधा कौन थी, ऑस्ट्रिया थी। तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को एकदम छुड़ाना था, समझ गए, तो इटली का एकीकरण करना था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की क्या की थी, सदस्यता ग्रहण की थी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का भी स्थापना किया। तो इस प्रकार जो है ना मेजनी का भी महत्वपूर्ण योगदान था इटली का एकीकरण करने के लिए। उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए मेजनी का उद्देश्य जो था ना, ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है ना इटली से समाप्त हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया चाहता था कि हम जो है इटली पर भी अपना कब्जा बना करके रखें और जर्मनी पर भी कब्जा बना करके रखें। तो ये तो असंभव है। तो ये तो जब लोग आएंगे तो ये अपना कहीं ना कहीं ये अपना को क्या करेगा, जितना भी वो दबदबा बना करके रखा उस दबदबा से छूटेंगे ना, ठीक है। अब भारत क्या था, हमेशा क्या गुलामे था। जैसे अब 1947 से हम लोग को आज़ादी मिल गया,
हम लोग फ्रीडम में है कि नहीं। तो ये हमेशा हर दिन मतलब सोचिए कि पूरा जीवन काल तक थोड़ी कोई आदमी गुलाम रहेगा, ठीक है। तो उसमें तरह तरह के लोग आए और उसको क्या किए, इटली को इटली का फिर एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिए, ठीक है। यानी मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली का एकीकरण करना था, ठीक है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी क्या किया, गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप का भी क्या किया दोस्तों, स्थापना किया, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। अब आइए काबुल, देखिए काबुल का योगदान ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है काबुल ने भी इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया का है तो ना, एकदम भीतर से रार है ऑस्ट्रिया, एकदम सोचिए भीतर और रूम सबसे रार है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही जो है ऐसा देश है जो इटली पर भी अपना दबदबा बना करके रखना चाहता था और किस पर, जर्मनी पर भी। लेकिन उसी कारण जब आए कौन, मेजनी, काबुल, गैरीबाल्डी, तो अपना पिंजड़ा से इटली और जर्मनी को निकालने, देखिए कैसे। ये काबुल ने भी इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। 1860 और 1861 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर क्या किया, सिर्फ रोम को छोड़ करके उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को क्या कर लिया, मिला लिया और जनमत संग्रह कर इसे क्या कर दिया दोस्तों, पुष्टि कर लिया। यानी काबुल जो क्या किया 1860 से 1861 में, वो भी सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, वो क्या किया 1860 से 1861 में काबुल ने सिर्फ क्या किया, रोम को छोड़ दिया और उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया, यानी सभी राज्यों को मिला लिया और जनमत संग्रह, ठीक है, और क्या कर लिया, जनमत संग्रह कर इसे क्या कर लिया, पुष्टि कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, हम लोग का लास्ट पॉइंट गैरीबाल्डी, ठीक है। गैरीबाल्डी के समझिए, कहता है इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती गठन किया था, अभी बताए थे आपको, पूरा युवक को लेकर के लाल सेना, जो सेना का नाम दिया था लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर उन्होंने क्या क्या जीता था, सिसिली और नेपल्स, ठीक है। सिसिली और क्या जीत गए थे, नेपल्स जीत गए थे। अब देखिए वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। गणराज्य का अर्थ तो आपको बता दिए हैं, ऐसा राज्य जो लोगों का राज हो, जहाँ लोगों की बात सुना जा सके, उसको गणराज्य कहते हैं। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान देकर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। बस खाली ये गलती हमको लगता है कि काहे ल दिया, हमको दे देता नहीं तो हम लोग अमीर हो जाते बस। तो उसी प्रकार से, इस प्रकार से इटली के एकीकरण में मेजनी, फिर उसके बाद कॉन्ट काबुल, गैरीबाल्डी का क्या था दोस्तों, महत्वपूर्ण योगदान था। ये कॉन्ट काबुल हो गए, गैरीबाल्डी हो गया, फिर और एक पॉइंट हो गया मेजनी, ठीक है। बढ़िया से आप इसको कॉपी में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नज़रअंदाज एकदम नहीं करना है, एक क्वेश्चन का भी नहीं। अब देखिए कहा, ये तो पॉइंट में छोड़िए दिए, कहता कौची है, चलिए अगला पॉइंट्स लिखते देखिए। इस तरह जो है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरीबाल्डी का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था, समझ गए ना। बस अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे, अभी पॉइंट एक बताए थे, जैसे कि अभी एक चीज़ और बताते हैं। जैसे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का मेन भूमिका का वर्णन होगा दोस्तों। जैसे बिस्मार्क जो है, आप समझिए कि अगर मान के चलिए जर्मनी का एकीकरण करना है, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त थे, तरह तरह के राज्यों में विभक्त थे, ठीक है। यानी आप बस सोचिए कि आपको जर्मनी जो है 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त है। पहला फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद आपका कौन सा है, डेनमार्क, ठीक है। ये तीनों से आपका जो है ना, जर्मनी को खतरा, यही नहीं चाहता है कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो बिस्मार्क क्या करता है, ठीक है। बिस्मार्क जो है, मान के चलिए ये जो है बिस्मार्क साहब है, ठीक है, ये बिस्मार्क साहब है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इससे अपना दोस्ती बढ़ाते हैं, ठीक है। कहता है कि आबो आबो तुमसे हम क्या करेंगे, अपना दोस्ती बढ़ाएंगे। तो ई बकलोलबा जो है, ये बकलोलबा इसके साथ दोस्ती कर लेता है। तो अब ये हो गया कैगो, अब ये हो गया बिस्मार्क, ये हो गया, और इसके साथ एक हो गया ये वाला, ठीक है। पॉइंट उठ के इसके साथ चला गया। अब ये दोनों मिल करके जो है, ये दोनों जो है मिल करके इस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। जिसमें इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है, जिसमें इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, हार हो जाती है। फिर क्या करता है ये, इसकी हार हो गई, फिर यही दोनों बकलोलवा मिल करके फिर इससे लड़ जाता है, ठीक है। इसको भी फिर क्या कर देता है, हरा देता है। फिर बचा कौन,
ई दोनों बकलोल। अब देखो बढ़िया से दोस्तों, फिर बचा कौन, ई दोनों बचा, एक तो बिस्मार्क बचा, एक बांग्लादेश बचा। अब ई दोनों तो सबको दोनों मिल करके सबको हरा दिया। अब ये क्या करता है कि ई दोनों में फिर हो जाता है लतम घुसम, ठीक है, जिसमें बिस्मार्क क्या करता है, इसको बढ़िया से इसको कूच देता है, एकदम पकड़ पकड़ के कूच देता है, जिसमें बिस्मार्क क्या होता है, बढ़िया से जीत गया और वो कर देता है जर्मनी का एकीकरण। समझे? तो इस पर कहानी है, बस हल्का समझिए, बाकी तो हम पढ़ के बतेबे करते हैं आपको। अब देखिए, हाँ, जर्मनी का एकीकरण समझ गए। देखिए इसको पॉइंट कर देते हैं, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि प्रासा का राजा जो था विलियम प्रथम था, ठीक है। प्रासा का राजा कौन था दोस्तों, विलियम प्रथम ने, ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे विलियम प्रथम ही जो था उसको बनाया था चांसलर, ठीक है। जर्मनी का चांसलर बनाया था किसको, विलियम प्रथम ने। प्रासा तो आपको बताया था ना, बहुत खतरनाक राज्य है ये। वह प्रासा यही नहीं चाहता था कि किसका एकीकरण हो, इटली का एकीकरण हो, जर्मनी इटली का एकीकरण हो, ठीक है, इटली का एकीकरण, हाँ, ये नहीं चाहता था, नहीं, ये जर्मनी का एकीकरण। लेकिन फिर क्या को जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसके बाद प्रासा का राजा जो था विलियम प्रथम, यही बनाया जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रख करके, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण को कोची में ध्यान में रख करके विलियम को अपना क्या बनाया, चांसलर बनाया। विलियम को क्या बनाया दोस्तों, चांसलर बनाया। कौन, विलियम प्रथम, ठीक है, विलियम प्रथम। अब आगे देखिए, बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। बिस्मार्क जो था राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब समझते हैं, कूटनीतिज्ञ क्या होता है, नया पॉइंट है कूटनीतिज्ञ, चलिए यह पढ़ लेते हैं। कूटनीतिज्ञ किसको बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ बोलते हैं जिसमें बिस्मार्क के खिलाफ कोई नीति बनाता है, जैसे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी नीति बनाता है और उसका हल जो ढूंढ लेता है उसी को बोलते हैं कूटनीतिज्ञ। यानी बिस्मार्क के लिए सब कूटनीति करता था, सब लोग अपना कहीं ना कहीं कोई नीति बनाता था उसके खिलाफ, बिस्मार्क के खिलाफ, लेकिन इस सब का मुंह तोड़ जवाब देता था कौन, बिस्मार्क। तो इसी को बुलाया था बिस्मार्क। एक प्रख्यात राष्ट्रवादी तो था ही है, अपना देश के से इसको प्यार तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ ही कूटनीतिज्ञ भी था, ठीक है। अब कहता है बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्श, ठीक है, बिस्मार्क का क्या मानना था कि जर्मनी का जो है एकीकरण आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त और तलवार से नीति से होगा। एकदम हमको आदमी देखो आ गया, कहता अब आदर्शवादी, अब समझाएंगे उमझाएंगे नहीं, अब डायरेक्ट कूच देंगे, समझे। तलवार यानी रक्त मतलब खून खराबा होगा, तलवार से एकदम इसको क्या करेंगे, जर्मनी का एकीकरण करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति को सुधारा तथा सैनिकों शक्तियों को भी क्या किया, मजबूत, यानी अपना सैनिक तैनिक मजबूत कर लिया, किसके लिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, ठीक है। अब जर्मनी का एकीकरण करने के लिए क्या किया, पूरा का पूरा अपने सैनिक वगैरह को मजबूत कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, मजबूत कर लिया इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, देखिए पहला डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। अभी बताया था ना, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया कौन, तो ये कौन किया, बिस्मार्क। तथा सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। ये यानी डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को भी हरा दिया, ठीक है। उसके बाद सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति यानी महान शक्ति के रूप में हुआ और इस प्रकार बिस्मार्क उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। आपको हम कहानी बता दिए, आप कहानी समझ गए कैसे कैसे युद्ध किया था, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की क्या करें, चर्चा करें, हम लोग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उदय का मतलब समझते हैं, उदय का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। राष्ट्रवाद के उदय मतलब क्या हुआ, पैदा होना, पैदा होना, उत्पन्न होना, वो उदय कहलाता है, ठीक है। अब देखिए उदय के कारण यानी राष्ट्रवाद के पैदा होने का कारण क्या कहते हैं, तो कारण जो थे दोस्तों निम्नलिखित थे, ठीक है। वो कारण क्या थे, निम्नलिखित है। तो पहला कारण, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हुआ, उदय हुआ। यानी यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की जो विजय हुई थी उसके शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। दूसरा क्या है, नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, वही सिर्फ चाहता था कि राष्ट्रवाद का क्या हो, विकास हो, सभी लोग अपना देश के प्रति भावना
प्रेम करे, भावना हो, चिंतित रहे अपने देश के प्रति, सोचना विचारना करते रहें। ठीक है, तो वही चाहता था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, मतलब इसमें, ठीक है, आगे कर लेते हैं। ठीक है, कहता है इसमें कि अगला पद क्या है, शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक हो गया, व्यापारी हो गया आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और ऐसे वर्ग क्रांतिकारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी शिक्षित वर्ग था जो दोस्तों, शिक्षित मध्यम वर्ग किसको बोलते हैं बताइए? तो मध्यम वर्ग जो होता है एकदम बीच बीच वाला जो वर्ग होता है, ना तो गरीब रहेगा ना तो अमीर रहेगा, एकदम बीच बीच, एकदम मिडिल क्लास फैमिली, उसी को बोलते हैं कोची मध्यम वर्ग। उसमें क्या क्या था, शिक्षक आ गया, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हुआ, विकास हुआ और ऐसे वर्ग जो है ना मध्यम वर्ग का क्रांतियों में महत्वपूर्ण योगदान भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय का उदय हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रभाव। क्या समझते हैं दोस्तों? प्रभाव समझते हैं, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव क्या क्या थे। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुए। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से क्या हुआ, अनेक क्रांतियां, यानी उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और क्या हुआ, आंदोलन हुआ। इसके प्रभाव से नए राष्ट्रों का भी उदय हुआ। इसके प्रभाव से कुछ हुआ, जब प्रभाव से क्या हुआ, इसमें राष्ट्रों का भी उदय हुआ। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने लगे। ठीक है, एकदम अच्छे से इस वन पॉइंट को कवर कर लेंगे। और फोर्थ नंबर हम लोग का क्या है पॉइंट, कहता है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर हो गया। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से क्या हुआ कि निरंकुश शासकों का प्रभाव क्या हो गया, कमजोर हो गया। और राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र साम्राज्यवादी दौर में क्या हो गए, कुछ हो गए, शामिल हो गए। ठीक है, साम्राज्यवादी मतलब समझते हो ना, जस्ट लाइक आप इसको बोल सकते हैं उपनिवेश। क्या बोल सकते हैं? उपनिवेश बोल सकते हैं, उपनिवेश। उपनिवेश किसको बोलते हैं? जब भी कोई शक्तिशाली राष्ट्र, ठीक है, जब भी कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र पर अपना दबदबा कायम रखे, ठीक है, उसको सताए, उसको गुलाम बना करके रखे, तो उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? साम्राज्यवाद। तो उसी कहता है कि राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के जितना भी प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र साम्राज्यवाद दौर में शामिल हो गया, यानी सभी लोग को क्या बना दिया गया, उपनिवेश बना दिया गया। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है जुलाई 1830 की क्रांति। इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जुलाई 1830 की क्रांति, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलरफुल कर लेते हैं। ठीक है, कहता है जुलाई 1830 की क्रांति, यानी 1830 में ऐसा क्या हुआ था जो क्रांति हुआ था। ठीक है, विवरण का मतलब इसको आप क्या करिए, लिखिए। ठीक है, विवरण दें इसका क्यों हुआ था। ठीक है, कहता है जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुआ था। यानी जुलाई 1830 की क्रांति किनके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुआ था। कौन सी क्रांति? जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, अब हुआ था जो फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबाने का क्या किया था, काम किया था। यानी जो फ्रांस में उभर रही, यानी फ्रांस में जो राष्ट्रीयता उभर रही थी, ठीक है, फ्रांस में उभर रही थी राष्ट्रीयता, उसको दबाने का काम कर दिया कौन? चार्ल्स दशम। ठीक है, कौन हुआ था? चार्ल्स दशम ने किया था। ठीक है, अब बताइए, पूरा का पूरा राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, यानी सब लोग अपना देश के प्रति प्रेम रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं, लेकिन उसको दबाने का काम किया कौन? ही चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम ने क्या किया? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, पोलिगनेक को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। कौन? चार्ल्स दशम। पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की क्या की? स्थापना की। यानी आपको क्या हुआ कि पोलिगनेक जब आया प्रधानमंत्री बन, तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर, अब समान नागरिक संहिता के स्थान पर किसको कर दिया? अभिजात वर्ग की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। पोलिगनेक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ क्या समझा? षड्यंत्र समझा। क्या समझा दोस्तों? षड्यंत्र समझा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरोध में आवाज उठाने लगे और इसी विरोध को जवाब के रूप में चार्ल्स दशम जो है, चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी
1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया और फिर अध्यादेश के विरोध में पेरिस में कोची हो गई, क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस की 1830 की क्रांति कही जाती है। यानी समझिए बढ़िया से दोस्तों कि फ्रांस में 1830 की क्रांति क्या है, उदारवादियों को यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सताया जा रहा है। उदारवादियों को क्या क्या हो जा रहा है, किया जा रहा है दोस्तों, सताया जा रहा है। ठीक है, जो कमज़ोर लोग हैं उनको सताया जा रहा है। और इसी में, ठीक है ना, इसी में यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रांसी में क्रांति की लहर दौड़ गई, क्योंकि अगर तो आपको कोई सताएगा तो आप तो आवाज़ उठाएंगे, तो उससे क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति कही जाती है। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कहता है, रुक जाइए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का क्या देना है, संक्षिप्त विवरण देना है, यानी छोटा में आपको क्या करना, बताना है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, यूनान जो है ना, यूनान, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलरफुल कर दें, चलिए उजला तो ठीक नहीं चलेगा, ये कर देते हैं, चलिए आप ही आइए भाई साहब। कहता है यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। यूनान का जो है अपना गौरवमय क्या है, अतीत रहा है, एकदम गौरव। गौरव का मतलब होता है गर्व होना। यूनान का अपना एक अपने देश पर कुछ गर्व है। ठीक है, यूनान के लोगों को अपने देश पर। कहता है लेकिन इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था। यानी यूनान एक गौरव में उसका अतीत रहा है। ठीक है, सभी लोग गर्व करते थे यूनान पर, यानी अपने देश पर। तो उस प्रकार से भी यूनान जो था तुर्की साम्राज्य का अधीन था, यानी तुर्की जो है इस पर कुंडली मार करके बैठा हुआ था। कहता है फ्रांसीसी क्रांतियों से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हो गया, लहर जगी। यानी फ्रांसीसी क्रांति से यूनान के लोग में, यानी फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से हुआ था, फ्रांस को भी फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, जिसमें फ्रांस के सभी लोगों को दबाया जा रहा था। तो उसी से फ्रांसीसी क्रांति से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं की क्या हो गई, लहर जगी। राष्ट्रवादी में तो सब लोग अपना राष्ट्र के प्रति राष्ट्र के प्रति सोचने लगे, प्रेम रखने लगे, भाव रखने लगे, और उसका क्या हो गया, लहर दौड़ गई। और तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि तुर्की इसको क्या बना करके रखा था, इस साम्राज्य को अपना अधीन बना करके रखा था। तो लोग चाहते थे कि तुर्की शासन से स्वयं को हम क्या कर लें, अलग कर लें। यूनान के लोगों में भी क्या हो गया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूनान में क्या हो गया था, कौची की भावना जग गई थी, राष्ट्रवादी की। ठीक है, तथा तुर्की शासक आंदोलन को दबाने और आंदोलन में शामिल यूनान के लोगों को पूरी तरह से कुचलने लगा। यानी तुर्की क्या किया कि यूनान में जैसे ही क्या हो गया, राष्ट्रवादी भावनाओं की लहर जगी, तब तुर्की ने क्या किया, सभी लोगों को बुरी तरह से मारने लगा, पीटने लगा, कुचलने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे जा करके, उसके बाद समझते हैं, हाँ, जगने लगा। फिर कहता है तुर्की शासन आंदोलन को दबाने और यूनान में लोगों को बुरी तरह से कुचलने लगा। फिर लंदन में हुआ एक सम्मेलन के निर्णय के अनुसार, यानी अब देखिए, यूनान को सताया जा रहा था, यूनान को सता रहा था कौन, तुर्की। अब इसका भाई मदद कौन करेगा, अब तुर्की इसको क्या कर रहा था, अपना सता रहा था। तब उसके साथ आता 3 गो देश, इंग्लैंड, फ्रांस और फिर उसके बाद कौन सा, रूस। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस और फिर कौन आता है दोस्तों, रूस आता है। ये तीनों ने मिलकर के, ठीक है, ये तीनों ने मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय किया। और इस संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय किया, इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की युद्ध में बुरी तरह से हार गई। हारेगा ही, 3 गो देश मिलकर के सपोर्ट करेगा यूनान को, तो कौन, तुर्की हरा देगा उसको, नहीं हराएगा। तो इस प्रकार से तो यूनान को सपोर्ट किया कौन, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में आप मिल करके तीनों ने तुर्की को क्या किया, बिल्कुल हरा दिया, जिससे तुर्की का पूरा जो है जो दबदबा था यूनान पर से हट गया। यानी अब कहानी समझ गए ना। और परिणामतः क्या हुआ, तुर्की शासन से मुक्ति पाकर यूनान भी क्या हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। स्वतंत्र उसी को बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर कोई उसको दबा करके नहीं रखे, गुलाम बना करके नहीं रखे, तब वो देश क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन यूनान स्वतंत्र था, उसको अपना आप पर गौरव था, लेकिन उसको पर तुर्की जो है ना अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए था। अब तुर्की अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें यूनान के लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया।
दिया। ठीक है, यूनान के लोगों ने आंदोलन कर दिया, तो फिर तुर्की उसको क्या किया, उसके आंदोलन को देख करके उसको दबाने का भी काम किया, और उसमें जो आंदोलन में जो मौजूद थे व्यक्ति सभी लोग को मारने लगा, पीटने लगा, कुचलने लगा। ठीक है, तब उसके बाद 3 गो देश का यहाँ एंट्री हो जाता है, इंग्लैंड, फ्रांस और वो रूस। ये तीनों ने मिल करके तुर्की के खिलाफ क्या किया, कार्रवाई किया, और इस कार्रवाई से जो हुआ था ना दोस्तों, तुर्की युद्ध में कुछ हुआ, बुरी तरह हार गया, और अंत में जो है आपका यूनान जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। चलिए, यहाँ से हम लोग का पूरा सेवा समाप्त हो जाता है दोस्तों। मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको राष्ट्रवाद का उदय का पूरा आंसर क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवा दिया हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है ना, काफ़ी समय से अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप अच्छे से कवर कर लेंगे। हिस्ट्री जो है ना बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप कहानी समझ के रखोगे ना तो कुछ बोरिंग नहीं लगेगा। और इसमें याद मत कर लेना दोस्तों, याद करने का कोई चीज़ें नहीं। ठीक है, क्या मास्टर जो क्लास में आपको समझाता है क्या याद करके आता है? क्या आपको लगता है ऐसा? ठीक है, बस समझ लेता है क्योंकि उसको बच्चों को बताना होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको काफ़ी नोट्स बाय नोट्स इसमें सब बढ़िया से आपको क्या किया हूँ, लिख दिया हूँ कि आपको कभी कुछ छाटने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा आंसर क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आपको बताया था, पूरा का पूरा मैं आपको क्या कर दिया, कवर करवा दिया। ठीक है, और आप लोग को काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। ये जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके जो होगा ना, इसके बाद हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तब फिर उसके बाद ये हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह से हम हर एक चैप्टर का आपको 2 से 3 दिन तक वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, हमको हौसला मिलेगा। ठीक है, कि हम और भी क्या करें, वीडियो हमेशा क्या है प्रोवाइड करते रहें आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। आप लोग ही हमारे क्या हैं, एक तरह का मोटिवेशन है। ठीक है, आप लोग से ही हमें मोटिवेट रहने का हौसला मिलता है। ठीक है, कि हम जैसे आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट रहेंगे, हम भी हाँ प्रतिदिन क्या करेंगे, वीडियो डालता रहेंगे आपको, आप लोग के लिए, आप लोग को मैं सुविधा देता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। ठीक है, इसका अगला पार्ट जो हम लोग का आएगा वो शायद आपको 2-3 दिन के अंदर आ जाए। उसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों कवर कर लेंगे। ठीक है, कवर कर देंगे। जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो पहले ज़रूर कर दें। ठीक है, जिससे हम लोग को हौसला मिले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।